Good morning students. Welcome to the त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम हिस्ट्री के इस तीसरे वीडियो में 1857 के संघर्ष के जो परिणाम हुए उन परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं 1857 के परिणामों के संदर्भ में। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो पूरी तरह से भारतीय और अंग्रेजी विचारधारा के बीच होने वाला संघर्ष माना जाता है। साथ ही साथ ये संघर्ष अपने आप में एक अनोखा संघर्ष था, क्योंकि इस संघर्ष ने भारत को मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से बाहर निकालकर पूरी तरह से आधुनिक व्यवस्था की ओर मोड़ दिया। और ये आधुनिक व्यवस्था भारत के वर्तमान वैज्ञानिक समृद्धि का आधार बनी। तो चलिए बात करते हैं भारत में 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के परिणामों के पहले स्टेप पर। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला परिणाम हुआ वो था भारत में राजशाही का अंत हो गया। अब इस स्टेप पर हम ये कह सकते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरी तरह से प्रत्यक्ष राजशाही को ख़त्म कर दिया। यानी जो प्योर ऑटोक्रेसी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और जो भी ऑटोक्रेट्स बचे हुए थे वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन हो गए, और ब्रिटिश नियमों के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपने स्टेट को रूल्ड और रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से पूरी तरह से स्वतंत्रता समाप्त हो गई, और जो भी ऑटोक्रेट्स बचे वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों की दया पर निर्भर हो गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद राजशाही पूरी तरह से समाप्त हो गई, और राजशाही के स्थान पर कानून का शासन स्थापित हुआ। अब बात करते हैं 1857 के दूसरे परिणाम के बारे में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो दूसरा परिणाम हुआ वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप बनकर के सामने आया। अभिशाप बनकर के इसलिए सामने आया क्योंकि इस स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों की पराजय के साथ ही भारत की जो स्वतंत्रता थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। यानी भारत अब अपने आंतरिक या बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं रह गया। यानी अब भारत पूरी तरह से ब्रिटेन की इच्छा पर निर्भर हो गया, और भारत के भाग्य का निर्णय पूरी तरह से ब्रिटेन की संसद के द्वारा किया जाने लगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि जो भी भारतीय राजा या भारतीय नवाब या भारतीय जागीरदार थे, वो अपने आप को कहने के लिए तो राजा, नवाब और जागीरदार थे, लेकिन वास्तविक रूप में वो अब अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतलियां बनकर के रह गए। यहाँ तक कि उन्हें अपना सक्सेशन चुनने का भी अधिकार नहीं था। वो अपना उत्तराधिकारी भी अपनी इच्छा से नहीं चुन सकते थे। हालांकि उन्हें अपने
राज्य की जनता के वेलफेयर के लिए, अपने राज्य की जनता के कल्याण के लिए निर्णय लेने का अधिकार था, लेकिन ये अधिकार भी उन्हें सीमित मात्रा में मिला हुआ था। बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के तीसरे परिणाम की। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो तीसरा परिणाम था वो ये था कि यहाँ पर इस संघर्ष के बाद भारत में राजशाही का समापन हो गया, राजशाही पूरी तरह से खत्म हो गई और भारत में कानून का शासन स्थापित हुआ। कैसा कानून? चूंकि भारत में तो उस समय भारतीयों के द्वारा बनाया गया कोई कानूनी प्रावधान था ही नहीं और भारत राजतंत्र के अधीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो यहाँ जो कानून का शासन स्थापित हुआ वह कानून का शासन था ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए कानून। और ब्रिटेन की संसद ने भारत के संबंध में भारत के कल्याण को ध्यान में रखकर कानून नहीं बनाए, बल्कि ब्रिटेन की संसद ने भारत के लिए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जिससे ब्रिटेन को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके और ब्रिटेन के कानूनों के द्वारा भारत को सीमित मात्रा में लाभ मिले ताकि भारत का सशक्त विकास न होने पाए। तो इस प्रकार भारत में जो कानून का शासन स्थापित हुआ वह पूरी तरह से एक पराधीन कानून का प्रतिनिधित्व करता है। वो पूरी तरह से एक सैक्रिफाइड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ये सैक्रिफाइस लॉ ऐसे लॉज थे जिनको बलपूर्वक हमारे ऊपर लादा गया था। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए कानून थे वो भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध लाए गए कानून थे। हालांकि उनमें से कुछ कानून ऐसे थे जो भारतीयों के लिए ज़रूरी होते थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कानून भारतीयों के ऊपर लागू किए गए वो पूरी तरह से भारतीयों के हित को ध्यान में रखकर लागू किए गए थे। उनमें भारतीयों का हित कम और अंग्रेज़ों का हित ज़्यादा होता था। अब बात करते हैं चौथे परिणाम की। तो जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसका जो चौथा परिणाम हुआ वो ये हुआ कि भारत में जो भाषागत विविधता थी, जो भाषा के क्षेत्र में अलगावपन की भावना पाई जाती थी, कहीं हिंदी, कहीं उर्दू, कहीं मराठी, कहीं तेलुगु, कहीं कन्नड़, कहीं उड़िया, कहीं मलयालम, इस तरह की भाषाएं थी और क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला था। और ये क्षेत्रीय भाषाएं अपने आप में इस बात को रिप्रेजेंट करती थी कि उनका सरोकार केवल उनके क्षेत्रीय विशेषताओं के अंतर्गत है, उनका राष्ट्रीय सरोकार से कोई लेना देना नहीं होता था। तो राष्ट्रीय सरोकार कहने का मतलब कि भाषा के क्षेत्र में भाषा को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सरोकार का उस समय पूरी तरह से अभाव था। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात जो भाषागत परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन ये था कि अंग्रेज़ों ने भारत के लिए एक ही भाषा की व्यवस्था की और उन्होंने शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेज़ी भाषा को बनाया। कहने का तात्पर्य कि जो अंग्रेजी भाषा थी वो भारत में शिक्षा का माध्यम बनी, भारत में सरकारी कार्यों का माध्यम बनी, भारत में कानून की व्यवस्था का माध्यम बनी और उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक एक ही भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि भाषागत विविधता को दरकिनार करते हुए अंग्रेजी भाषा ने पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधा। अब जो भारत में न्याय व्यवस्था की बात करें तो भारत में न्याय व्यवस्था 1857 के पहले
रूढ़िवादी प्रथाओं के आधार पर संचालित थी। मुस्लिम वर्ग कुरान, हदीस और इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर न्याय व्यवस्था को प्राथमिकता देते थे। हिंदू वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण और धार्मिक और लौकिक ग्रंथों के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए थे, उन सिद्धांतों के आधार पर न्याय को वरीयता देते थे और आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक और जान के बदले जान का सिद्धांत भी कहीं कहीं किसी किसी राज्य में देखने को मिलता है। लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो ब्रिटिश परिवेश के अंतर्गत न्याय व्यवस्था सामने आती है, वह न्याय व्यवस्था पूरी तरह से भारतीय न्याय व्यवस्था से अपने आप को अलग तौर पर स्थापित करती है, क्योंकि जहां भारतीय न्याय व्यवस्था के अलग अलग आधारभूत सिद्धांत थे, वहीं अंग्रेजी न्याय व्यवस्था का केवल एक ही आधारभूत सिद्धांत था, कानून के अनुसार न्याय को प्रतिपादित करना। यानी कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे और जो कार्य किसी एक व्यक्ति के लिए गलत है, वह कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए भी गलत ही होगा, वो सही नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था थी वो समानता के आधार पर स्थापित हुई और इस न्याय व्यवस्था ने अपने आप को एक कठोर न्याय व्यवस्था के रूप में स्थापित किया और भारतीयों के लिए कठोर कानून बनाए जाने लगे, जिससे उन्हें कानून का महत्व बताया जाए, साथ ही साथ कानून के दायरे में रहकर दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करना सिखाया जाए। अंग्रेज़ों की जो मंशा थी वो थी भारतीयों को पूरी तरह से सैनिक अनुशासन में ढाल देना और भारत के विविधता युक्त समाज के वातावरण को देखते हुए जो यहाँ का परिवेश था, उस परिवेश में अंग्रेज़ों की ये न्याय व्यवस्था अपने आप में एक अनूठी न्याय व्यवस्था थी, जिसको स्थापित होने में काफ़ी लंबा समय लगा और इसे भारतीयों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। न्याय व्यवस्था के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने आप को सुपीरियर और भारतीयों को अपने से नीचा दर्शाने की कोशिश की। अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला प्रभाव था, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था थी वो मूलतः दो भागों में बांटी जा सकती है। पहला भाग 1857 के पूर्व की भारत की शिक्षा व्यवस्था और दूसरा भाग 1857 के बाद की भारत की शिक्षा व्यवस्था। 1857 के पूर्व की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरी तरह से धार्मिक शिक्षा व्यवस्था थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस शिक्षा व्यवस्था का कोई महत्व नहीं था। जीवन के लिए वह शिक्षा व्यवस्था किसी तरह से उपयोगी नहीं थी और वह केवल एक किताबी और सैद्धांतिक शिक्षा व्यवस्था थी, जो व्यक्ति के लौकिक जीवन को, जो व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन को संचालित करने में पूरी तरह से अपना योगदान नहीं देती थी। वहीं पर जो अंग्रेज़ों की शिक्षा व्यवस्था थी, जिसे अंग्रेज़ों ने भारत में लागू किया, वह शिक्षा व्यवस्था वैज्ञानिक परिवेश पर आधारित शिक्षा व्यवस्था थी, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था थी और इस शिक्षा व्यवस्था ने अपने आप में भारत की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। 1854 का वुड डिस्पैच जब भारत में प्राच्यवाद और पाश्चात्यवादी भाषा के माध्यम को लेकर के बहस जोरों पर चल रही थी, तो 1854 के पूर्व लॉर्ड मैकाले को भारत में शिक्षा व्यवस्था के माध्यम के संबंध में निर्णय करने के लिए जांच करने का काम सौंपा गया। लॉर्ड मैकाले ने अपना जो अन्वेषण था
वो पूरा किया और 1 साल के बाद अपनी रिपोर्ट देते हुए उसने कठोर टिप्पणी की थी कि भारत और संपूर्ण पूर्वी जगत का जो साहित्य है वो इंग्लैंड की लाइब्रेरी की एक अलमारी के अंदर जो एक रैक होता है उस रैक में रखी हुई एक पुस्तक के बराबर भी मूल्यवान नहीं है। लॉर्ड मैकाले की ये कठोर टिप्पणी इस बात की ओर संकेत करती थी कि भारत के जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण थे शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में वो पूरी तरह से उस समय को देखते हुए आधारहीन बन चुके थे और इस आधारहीन शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से नकार दिया और लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट पर ही भारत सरकार या ब्रिटेन की सरकार ने उस समय अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया और चार्ल्स का वुड डिस्पैच लाया गया 1854 में, जो कि भारत की शिक्षा के संदर्भ में भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब 1854 के वुड डिस्पैच के आने के बाद में भारत में शिक्षा का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। अब शिक्षा लौकिक और व्यवहारिक सिद्धांतों पर आधारित न होकर के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो गई, यानी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जो चीज़ें प्रूव हो चुकी थीं उन सिद्धांतों के आधार पर भारत में शिक्षा व्यवस्था का प्रचलन किया गया। इससे लाभ ये हुआ कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था थी उसने व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध कराने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वैज्ञानिक शिक्षा दिए जाने के कारण कानून के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई और कृषि के क्षेत्र में भी हमें प्रगति देखने को मिलती है। अब कृषि जो थी वो अपने आप में जीविकोपार्जन के लिए होने वाली कृषि न होकर के अब मुख्य रूप से व्यापारिक कृषि की ओर कृषि को मोड़ने का काम किया गया। यानी इस शिक्षा व्यवस्था ने कृषि से लेकर के और व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन तक को प्रभावित करने का कार्य किया। बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 5वें परिणाम की। तो 5वां परिणाम जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसी परिणाम के कारण वर्तमान भारत का निर्माण हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज़ों ने जो अधिनियम पारित किए थे भारत की रूढ़िवादी प्रथाओं को समाप्त करने के संबंध में, उन नियमों को, उन अधिनियमों को अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद जब वो भारतीय शासन में स्थापित हो गए तो उन्होंने उन नियमों को बड़ी सख्ती से लागू किया और उन्हें भारत में कानूनी व्यवस्था का आधार बनाया गया। यानी सती प्रथा निषेध अधिनियम जो 1829 में पहले ही पारित हो चुका था वो बंगाल के साथ साथ अब पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। साथ ही साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम को पूरी सख्ती के साथ भारत में लागू किया गया। बहुविवाह निषेध अधिनियम को भारत में लागू करके एक स्त्री और एक पुरुष के सैद्धांतिक विवाह को मान्यता दी गई। इसके अलावा बाल विधवा की जो व्यवस्था थी उसको भी समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने कठोर कदम उठाए। शारदा एक्ट के जरिए भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी। 14 वर्ष से नीचे की आयु की बच्चियों का विवाह निषिद्ध कर दिया गया। तो इस प्रकार जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें अंग्रेज़ों का आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अंग्रेज़ों ने हमें दी, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में
उत्तर भारत और दक्षिण भारत का कोई भेद नहीं रह गया। भाषाई आधार पर, भौगोलिक आधार पर या नागरिकता के आधार पर भारत अब एकता के सूत्र में बंध गया और अंग्रेज़ों ने भारत को एक सबसे बड़ी पहचान दी इंडियंस के रूप में, जो कि हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का आधार बनी। इसके पहले अगर हम 1857 के पहले के सामाजिक वर्गीकरण पर प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि 1857 के पहले भारत में जो सामाजिक वर्गीकरण था उसमें हमारी कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं होती थी, उसमें हमारी कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं होती थी। राष्ट्रीय पहचान के संदर्भ में ये कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली का निवासी है तो उसे कहा गया कि वो दिल्ली का नागरिक हो गया, अगर कोई हैदराबाद का निवासी है तो उसे कहा गया केवल हैदराबाद का नागरिक हो गया। लेकिन अंग्रेज़ों का शासन स्थापित होने के बाद भारत में नागरिकता के संबंध में एक विशेष परिवर्तन ये आया कि उत्तर से लेके दक्षिण भारत तक और पूर्व से लेके पश्चिम भारत तक केवल एक ही आइडेंटिटी आपकी फेमस हुई और उन्होंने एक आइडेंटिटी दी आपको कहा भारतीय, यानी भारत का रहने वाला, वो चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, भारत के किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, भारत के किसी भी स्थान का रहने वाला हो, उसकी सबसे पहली पहचान बनी भारतीय के रूप में, जो कि आज की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था का आधार मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम बहुआयामी रहे और इन परिणामों ने प्राचीन और मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत को पूरी तरह से अलग कर दिया और आधुनिक भारत को वैज्ञानिक और सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य जगत से भी जोड़ने का काम किया। थैंक यू।